हेलो दोस्तों, अनप्रोफेशनल एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दिस इज अबाउट मी। मैं राजीव रंजन। मैंने बीएससी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से फिजिक्स ऑनर्स में कंप्लीट किया है। फ़िलहाल मैं यूपीएससी के लिए तैयारी करता हूँ एंड मैं हमेशा पैशनेट रहता हूँ टीचिंग को लेकर के। राइटिंग हो, सिंगिंग हो, ड्राइंग हो, और साथ ही साथ कुछ भी नया करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। सो दिस वाज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आज के वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो सीरीज में हम लोग बिहार जनरल नॉलेज, जो कि क्राउन पब्लिकेशन की बुक है, उसको कवर कर रहे हैं। यह बुक बीपीएससी, बिहार एसएससी, सीजीएल एंड सीएचएसएल, बिहार एसआई, बिहार ईएसआई और साथ ही साथ बिहार रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, उसके प्रिपरेशन के लिए यह बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें, चाहे वो पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो एंड अदर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में कवर की गई हैं। तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग इसी बुक को पेज बाय पेज कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब तक हम लोगों ने इस बुक का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और साथ ही साथ दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस, क्योंकि दूसरा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, अब हम लोग उस चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं उसको करने वाले हैं। सो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, द आर्यंस अराइव्ड इन बिहार ड्यूरिंग, यानी कि आर्यंस बिहार में कब आए थे? क्या वो लैटर वैदिक पीरियड में आए थे, या ऋग वैदिक पीरियड में आए, महाजनपद पीरियड, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, हम लोगों ने जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्यंस के बारे में जो मेंशन है वो शतपथ ब्राह्मणा में मेंशन है। शतपथ ब्राह्मण बुक है जिसमें ये मेंशन किया हुआ है कि आर्यंस बिहार कब आए और कैसे आए। तो शतपथ ब्राह्मण जो बुक है, ये जाहिर सी बात है कि ये बुक वेद लिखे जाने के बाद लिखी गई है, क्योंकि जितने भी ब्राह्मणाज हैं वो वेद का ही एक सिंप्लीफिकेशन करके उसमें लिखा हुआ है, वेदों के बारे में। तो जाहिर सी बात है कि शतपथ ब्राह्मणा जो है वो वैदिक पीरियड के बाद आया है, तो ये ऋग वैदिक पीरियड तो होगा नहीं। महाजनपद पीरियड एक लंबा पीरियड है और वो ऋग वैदिक साथ ही साथ लैटर वैदिक के पीरियड की बात है, तो इसमें भी नहीं होगा। सो हमारा आंसर बच जाता है सिर्फ और सिर्फ लैटर वैदिक पीरियड, क्योंकि इसी पीरियड में ये जितने भी ब्राह्मणाज हैं, यानी कि जो ब्राह्मण होते हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है, यानी कि उस बुक को लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, पहला लैटर वैदिक पीरियड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि विच टेक्स्ट मेंशंस फॉर द फर्स्ट टाइम अबाउट द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार, यानी कि किस बुक में, टेक्स्ट का मतलब आप बुक से समझ सकते हैं, किस बुक में पहली बार बिहार के जियोग्राफिकल एरिया के बारे में मेंशन है, या फिर ये कह लीजिए कि बिहार के किसी एरिया के बारे में पहली बार मेंशन किया गया है। ऋग्वेद में बिहार के बारे में स्पेशली मेंशन नहीं मिलता है। ऋग्वेद में हम लोगों ने पहले पढ़ा भी है कि ऋग्वेद मगध के बारे में कोई डायरेक्ट मेंशन नहीं करता है, बल्कि ऋग्वेद में एक कम्युनिटी के बारे में मेंशन किया जाता है जिसको हम लोग किकाताज बोलते हैं। किकाताज के बारे में मेंशन किया हुआ है, जिसको बाद में इस एरिया को मगध के सिनोनिम के तौर पे देखा गया है, यानी कि सिनोनिम के तौर पे इसको लिखा हुआ पाया गया है। तो ऋग्वेद इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा, वायु पुराण और सामवेद भी नहीं होगा। हम लोगों ने शतपथ ब्राह्मणा में ये देखा है कि इसमें सबसे पहले आर्यनाइजेशन ऑफ बिहार के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें कि ये बतलाया गया है कि आर्यन जो है वो सबसे पहले जो उस वक्त की सदा नीरा रिवर है,
सदानीरा, जो आज इसी सदानीरा को हम लोग घग्गर रिवर के नाम से जानते हैं। उसी के ईस्टर्न साइड पर एक सेटलमेंट जो था वो बसा था, यानी कि लोग वहां पर रहना शुरू किए थे और उस जगह को विदेहा नाम दिया गया था। तो पहली बार जो मेंशन मिलता है किसी एरिया का, बिहार के किसी एरिया का, वो मिलता है हमें सतपथ ब्राह्मणा में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सतपथ ब्राह्मणा। और वो एरिया जिसके बारे में मेंशन हुआ है वो हो जाएगा विदेहा। हाँ दोस्तों, वही विदेहा जहां पर माता सीता का जन्म हुआ था। सो देखते हैं अगला क्वेश्चन। द वर्ड व्रत्यास मेंशन्ड इन अथर्ववेदा रेफर्स टू द पीपुल ऑफ। अथर्ववेदा में व्रत्यास के बारे में मेंशन किया हुआ है और हमें ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये व्रत्यास किस जगह के लोगों के बारे में मेंशन है, यानी कि ये जो व्रत्यास कम्युनिटी है ये किन जगह पर रहते थे। क्या वो अंग प्रदेश में रहते थे, वज्जी में रहते थे, विदेहा या फिर मगधा। दोस्तों हमने पढ़ा है कि सबसे पहले बिहार के बारे में या फिर मगध के बारे में जो डायरेक्ट मेंशन मिला है वो मिला है अथर्ववेदा में। अथर्ववेदा और सतपथ ब्राह्मणा ये दोनों है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका मगध। मगध में ही रहने वाले लोगों को व्रत्यास बोला गया है, ऐसा लिखा गया है अथर्ववेदा में। अथर्ववेद जो कि सबसे अंतिम वेद था, इसमें मगध में रहने वाले लोगों के लिए व्रत्यास शब्द का जो है वो उपयोग किया गया है। तो आप इस बात को बिल्कुल याद रखिए कि अथर्ववेद में मगध के बारे में मेंशन मिलता है और मगध में रहने वाले लोगों को व्रत्यास बोला गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इंपॉर्टेंट स्टेट इन द लैटर वैदिक पीरियड इन बिहार। इसके ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। पहला है वज्जी, दूसरा मगध, दूसरा विदेहा, तीसरा मगध या फिर अंग, यानी कि अंग प्रदेश। सो क्वेश्चन एक बार हम लोग फिर से रिपीट करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इंपॉर्टेंट स्टेट इन लैटर वैदिक पीरियड इन बिहार। लैटर वैदिक पीरियड में इनमें से कौन सा जो स्टेट है यानी कि एरिया वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या वो वज्जी है, विदेहा है, मगध या फिर अंग प्रदेश। इन चारों में से कौन सा है। एक मिनट दोस्तों। तो इन चारों में से कौन सा है, क्या वो वज्जी है, विदेहा, मगध या फिर अंग। इसमें सबसे पहला अगर कोई गेस भी करता है तो वो मगध को टिक कर सकता है, क्योंकि मगध एक एंशिएंट टाइम में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट स्टेट रहा है। बट दोस्तों ये बात करें लैटर वैदिक पीरियड की, और हमने देखा है कि लैटर वैदिक पीरियड में सतपथ ब्राह्मणा जो है, सतपथ ब्राह्मण, ये लिखा गया था। और ये बात करता है आर्यनाइजेशन का, बिहार के आर्यनाइजेशन के बारे में। और बिहार का आर्यनाइजेशन जो है वो किस एरिया में हुआ अगर ये पूछा जाए, यानी कि आर्यंस बिहार के किस एरिया में सबसे पहले आकर के बसे, तो वो है आपका विदेहा। वो कौन सा है, विदेहा, मगध नहीं बल्कि विदेहा। और इसीलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट हो जाता है लैटर वैदिक पीरियड का। लैटर वैदिक पीरियड मतलब जब वेदों का जो समय है वो समाप्त होता है और जो ब्राह्मण लिखे जाते हैं वो पीरियड स्टार्ट होता है। तो उस पीरियड में दोस्तों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट है वो याद रखिए विदेहा है। वो कौन सा होगा, विदेहा। तो इसका आंसर हो जाएगा विदेहा, ना कि मगध। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और अक्सर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें मगध होगा या फिर विदेहा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, विदेहा। क्यों होगा, क्योंकि सतपथ ब्राह्मण में आर्यनाइजेशन ऑफ बिहार यानी कि आर्यंस बिहार में कब है इसके बारे में मेंशन है। और उसमें यह भी मेंशन है कि आर्यंस सबसे पहले जिस एरिया में आकर के बसे थे उसको विदेहा उन्होंने नाम दिया था। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, विदेहा। आप इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी एंड वाज अ कंटेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर। नंद डायनेस्टी का जो सबसे अंतिम राजा था, अंतिम रूलर था, वो कौन था, और साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन और दी गई है उसके बारे में कि वो अलेक्जेंडर का कंटेम्पररी था। कंटेम्पररी का अगर हिंदी में लिखे तो हम लोग इसको समकालीन बोलते हैं। समकालीन मतलब उसी पीरियड में अलेक्जेंडर भी था और साथ ही साथ ये रूलर भी था। अलेक्जेंडर को हम लोग सिकंदर के नाम से जानते हैं, सिकंदर के नाम से इनफैक्ट ज़्यादा जानते हैं। अलेक्जेंडर बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादातर हम लोग सिकंदर वर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं। तो वो कौन सा रूलर था जो कि नंद डायनेस्टी का अंतिम राजा भी था और साथ ही साथ वो सिकंदर का कंटेम्पररी था, यानी कि सिकंदर जब इंडिया के ऊपर आक्रमण किया था तब उस वक्त मगध का जो राजा था वो यही था। क्या वो महापद्म नंद था? नहीं, महापद्म नंद था वो नंद डायनेस्टी का पहला रूलर था, यानी कि इसने इस डायनेस्टी की नींव रखी थी, ना कि ये लास्ट रूलर था। क्या वो कालाशोक था? नहीं, कालाशोक जो है वो नंद डायनेस्टी से बिलोंग ही नहीं करता है। कालाशोक जो है वो हर्यंक डायनेस्टी का रूलर था, हर्यंक, न कि नंद डायनेस्टी का। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग तो काफ़ी दूर हो गया क्योंकि ये तो शुंग डायनेस्टी का है जो कि पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी है, यानी कि लगभग पहली शताब्दी के आसपास का। सो लास्ट बच जाता है धनानंद, और यही जो है वो सबसे अंतिम राजा था, नंद डायनेस्टी का सबसे अंतिम राजा था। और इसी के वक्त सिकंदर ने इंडिया के ऊपर आक्रमण किया था और इसी को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो राजगद्दी हासिल की थी। चंद्रगुप्त मौर्य को जिताने में चाणक्य का एक बहुत बड़ा रोल था। चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सहायता की थी और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जो गाइडेंस थी चंद्रगुप्त मौर्य को वो चाणक्य ने ही दिया था। तो धनानंद इसका आंसर हो जाएगा, जो कि नंद डायनेस्टी का सबसे अंतिम रूलर भी था और साथ ही साथ ये अलेक्जेंडर का यानी कि सिकंदर का कंटेम्पररी भी था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद्स वाज नॉट सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ मॉडर्न बिहार। इनमें से कौन सा महाजनपद है जो मॉडर्न बिहार में नहीं आता है, यानी कि अभी जो बिहार का एरिया है उनमें ये जो है बिल्कुल नहीं आता है। क्या वो अंग प्रदेश है यानी कि अंग है, वज्जी है, वत्सा है या फिर मगध? कुछ ऑप्शंस तो आप बिल्कुल देख कर ही उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको छाट सकते हैं, जैसे कि मगध तो बिल्कुल बिहार का ही एरिया है। अभी का जो पटना है, गया है, शाहबाद जिला है, ये तीनों मिला करके मगध जो है वो बनता है। और शाहबाद यानी कि सासाराम और हरा जो क्षेत्र है। अंग प्रदेश बिहार के एरिया में था और वो एरिया अभी का देखा जाए तो वो है आपका भागलपुर और मुंगेर। इनको मिलाकर के ये जो है वो अंग प्रदेश बनता है उस वक्त का। बात करते हैं वज्जी का, तो वज्जी जो है वो फेडरेशन है। हमने बात किया है पहले भी चैप्टर्स में कि वज्जी फेडरेशन था और इसमें जो है जो नॉर्दर्न बिहार के जो एरियाज हैं वो इसमें आते हैं। विदेहा भी वज्जी फेडरेशन यानी कि वज्जी महाजनपद का ही पार्ट था विदेहा। इसके साथ साथ अभी प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो आपका जो मुजफ्फरपुर है, वैशाली एरिया हो गया, ये सारे एरिया जो है वो उस वक्त के वज्जी कॉन्फेडरेशन में ही आते थे। तो जो बच गया वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि वत्सा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वत्सा जो है वो यूपी एंड एमपी में आता है, ना कि अभी के बिहार में। चलिए एक बार कुछ जो एंशिएंट टाइम का जो मैप है उसको भी एक बार देख लेते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये है मैप, ये देखिए ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, मैं इसको कोशिश करता हूँ बनाने के लिए। ये जो एरिया है ये प्रेजेंट बिहार है, इसमें आपका आ जाएगा वज्जी। ये वज्जी जो लिखा है वो वज्जी के लिए ही है। यहाँ पर अंग प्रदेश आप देख सकते हैं और ये जो एरिया है वो है मगध का। इसी में यहाँ पर किनारे जो है वो विदेहा है,
विदेहा, मैथिली, ये सारी चीज़ें। वत्सा यहाँ पर है। तो अगर हम कोशिश करें यहाँ पर एक मैप ड्रॉ करने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि यूपी कुछ ऐसे आता है, यूपी, और यहाँ पर वत्सा है, यानी कि वत्सा जो है अभी के यूपी और एमपी में आ सकता है। यूपी में तो कंफर्म है, एमपी में हो सकता है कि आए या फिर न भी आए, लेकिन ये बिहार में तो डेफिनेटली नहीं है। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका वत्सा। इसके अलावा और कौन कौन से जनपद से है जो बिहार में बिल्कुल नहीं है, उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो वत्सा को लेकर के ही जरूरी नहीं है कि आएगा, बल्कि किसी और जनपद को लेकर के भी आ सकते हैं। तो इसके अलावा आपका काशी है। काशी तो लगभग सब लोग बता देंगे कि ये बिहार में नहीं है। इसके अलावा मल है, कुशला है, पंचाल है, कुरु है, मत्स्य है, सूरसेना है, चेदी है, अवंती है, वंग, आप यहाँ देख सकते हैं ये वंग है। इसी वर्ड से अभी का जो बांग्लादेश है या फिर जो पश्चिम बंगाल है, पूरा का पूरा बंगाल कह लीजिए, ये वर्ड बना है इस एरिया का। तो बंगाल जो है वो भी इसी टाइम का है, महाजनपद टाइम का जो नाम है। तो ये सारे एरिया जो है वो महाजनपद हैं। तो आप याद कर लें कि बिहार में कौन कौन से जनपद पड़ते हैं। तो बिहार में सिर्फ 3 जनपद से, वो है वज्जी, मगध और अंग। बाकी जो है वो बिहार में, यानी कि जो मॉडर्न बिहार है, अभी का बिहार है, उसमें नहीं आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच रीजन्स ऑफ बिहार वाज द अंग महाजनपद सिचुएटेड। हम लोगों ने अभी पढ़ा अंग कहाँ पर है, वो है भागलपुर और मुंगेर में। भागलपुर, मुंगेर। मुजफ्फरपुर और वैशाली में कौन सा है, वज्जी। और पटना गया, पटना और गया में आपका हो जाएगा मगध। ये 3 एरियाज याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर एंड मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगधा महाजनपद। मगध महाजनपद का जो पहला कैपिटल है वो कहाँ पर था। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या पाटलिपुत्र होगा। पाटलिपुत्र इसका कैपिटल बिल्कुल रहा है, गिरिब्रज भी रहा है। चंपा कभी भी मगध का कैपिटल नहीं हुआ है, ना ही गया हुआ है। तो हमको इन्हीं दोनों में से कोई एक टिक करना होगा। दोस्तों जो पाटलिपुत्र है, इसको अगर इस शहर की जो स्थापना की बात करें तो वो किया था उदाइन ने। उदाइन जो था वो, उसने इस शहर की स्थापना की थी। उस वक्त इसको कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था, कुसुमपुर। तो पटना के लिए अगर और कोई नाम पूछे तो आप कुसुमपुर भी लिख सकते हैं, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पटना, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो उदाइन था, और उदाइन जो था वो हर्यन डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। लेकिन इसके पहले भी मगध में जो है वो डायनेस्टीज थी। सबसे पहले डायनेस्टी थी वो है, सबसे पहली जो डायनेस्टी है वो आपका है बृहद्रथ। बृहद्रथ। और उस वक्त जो मगध का कैपिटल था वो था गिरिब्रज। तो सबसे पहला कैपिटल कौन सा हो जाएगा, गिरिब्रज। उसके बाद जो पाटलिपुत्र बना है वो उदाइन के टाइम पे बना है। उदाइन ने मगध का जो कैपिटल है वो पाटलिपुत्र बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलिंग क्लैन वाज नॉट अ पार्ट ऑफ वज्जी रिपब्लिक। यानी कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी क्लैन है जो कि वज्जी रिपब्लिक का पार्ट नहीं था। तो हम लोग को पता है कि वज्जी रिपब्लिक में लगभग 10 क्लैंस थे, लगभग नहीं 10 क्लैंस ही थे। 10 क्लैंस थे उसमें, इसमें कि उग्रास थे, भोगास थे, लिच्छवी है, जैंत्रिका है। तो इनमें से कौन जो है वो वज्जी रिपब्लिक का पार्ट नहीं है। वज्जी में विदेहा है, हम लोग जानते हैं इसके बारे में, अभी भी मैंने मेंशन किया है पीछे भी। लिच्छवी तो बिल्कुल, क्योंकि ये वज्जी का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन था, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। जैंत्रिक भी है बिल्कुल। चेदी जो है वो इसका पार्ट नहीं है। चेदी इनफैक्ट बिहार में पड़ता ही नहीं है। अभी हम लोगों ने मैप देखा था, इसमें हम लोगों ने चेदी देखा कि कितना दूर है। देखिए ये यहाँ पर बिहार वाला रीजन और चेदी यहाँ पर है। तो चेदी यहाँ पर इसका पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा चेदी। इनफैक्ट दोस्तों चेदी के जो राजा थे वासु, चेदी के राजा थे वासु,
और इनके जो पुत्र थे वो था बृहद्रथ। और बृहद्रथ ने ही मगध में सबसे पहला जो डायनेस्टी है वो इस्टेब्लिश किया था, और वो बृहद्रथ डायनेस्टी जो था वो इन्हीं के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो थे वासु के पुत्र थे, जो कि चेदी के राजा थे, चेदी से। तो आप इसके बारे में भी जान सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कैपिटल ऑफ लिक्सवीज वाज, जो लिक्सवीज थे उनके कैपिटल कहाँ पर था? उनका कैपिटल चंपा बिल्कुल नहीं। चंपा याद रखिए, चंपा जो है वो अंग प्रदेश का कैपिटल है। मिथिला जो है वो विदेहा का कैपिटल था, विदेहा का कैपिटल है। कुंडग्राम जो है वो किसी का कैपिटल, मेरी जानकारी में तो ये अभी किसी का कैपिटल नहीं था, हो सकता है कि हो और मुझे इसकी जानकारी ना हो। लेकिन वैशाली जो है वो लिक्सवी का जो है वो लिक्सवी का कैपिटल था, तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली, वैशाली होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रिवर डिमार्केटेड द महाजनपद ऑफ मगधा एंड अंगा। वेरी सिंपल, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ये इसका आंसर हो जाएगा चंपा। और इसी नदी के किनारे रहने के कारण ही इसका जो कैपिटल है उसका नाम है चंपा। आप याद कर सकते हैं, चंपा जो कैपिटल है उससे इसकी जो रिवर है उसको याद कर सकते हैं, चंपा। अस्सी और गंडक रिवर तो नेपाल से निकलती है और बिहार में आकर के गंगा में मिल जाती है। देखिए, अस्सी और रोहना के बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आपको जानना चाहिए। जो वाराणसी रिवर है, वाराणसी जो सिटी है, वाराणसी सिटी का नाम जो है वो इन्हीं दोनों नदियों के नाम पर पड़ा है। एक तरफ वरुणा और दूसरी तरफ अस्सी। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो बनता है वाराणसी। इन दोनों को जब आप मिला देंगे तो बन जाता है वाराणसी। क्यों ऐसा है देखिए, अब देखिए ध्यान से। एक तरफ जो रिवर है वो अस्सी रिवर है और दूसरी तरफ जो रिवर है वो वरुणा रिवर है। वरुणा रिवर एक तरफ और दूसरी तरफ जो है वो अस्सी है, और पूरा का पूरा इसके बीच का जो रीजन है इसी को हम लोग वाराणसी बोलते हैं। आप बनारस कभी जाएंगे वाराणसी में तो आपको इन दोनों नदियों के बारे में ज़रूर सुनने को मिलेगा। एक है वरुणा नदी और एक है अस्सी नदी। वरुणा नदी जो है वो वहीं पर है, आप देखिएगा तो आपको इसके बारे में बिल्कुल, आप अगर जानकारी नहीं होगा तो आप बिल्कुल जा करके जानकारी कीजिएगा। ये दोनों नदी बनारस में किन किन जगहों पर जो है वो बहती है, और इसी के बीच के रीजन को हम लोग वाराणसी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, द कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद वाज। अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि अंग महाजनपद का जो कैपिटल है वो है चंपा। इसका आंसर हो जाएगा चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू महाभारत एंड पुराणास, यानी कि महाभारत और पुराण के संदर्भ में जो मगध पर रूल करने वाला जो पहली डायनेस्टी है, यानी कि पहला वंश है, वो कौन सा रहा है? तो अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया कि मगध पर जो सबसे पहला डायनेस्टी यानी कि वंश जिसने रूल किया था वो था बृहद्रथ। बृहद्रथ डायनेस्टी ने सबसे पहले क्या किया था? रूल किया था। और इसके जो राजा थे बृहद्रथ, वो चेदी के राजा वासु के पुत्र थे, और इन्होंने ही यहाँ पर जो है वो पहला वंश स्थापित किया था, यानी कि पहली डायनेस्टी जो मगध में है वो स्टैब्लिश किया था। बृहद्रथ डायनेस्टी के जो सबसे लास्ट रूलर थे और सबसे इम्पोर्टेंट वो थे जरासंध। महाभारत टाइम की बात है ये। जरासंध जो था वो इसके सबसे अंतिम राजा थे। सबसे अंतिम राजा या फिर सबसे प्रभावशाली राजा कह सकते हैं, सबसे अंतिम प्रभावशाली राजा, क्योंकि निरपुंज जो था वो इस डायनेस्टी का सबसे अंतिम रूलर था, न कि जरासंध। जरासंध जो था वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जो रूलर था वो था मगध का, और बृहद्रथ डायनेस्टी से बिलोंग करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। बृहद्रथ के बाद आया था हर्यंक वंश, और हर्यंक वंश के बाद आया था शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के बाद आया था आपका नंद वंश। तो आप ये ऑर्डर भी याद रख सकते हैं, पहले बृहद्रथ, उसके बाद हर्यंक, उसके बाद शिशुनाग, और उसके बाद नंद डायनेस्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मगधा वाज कंटेम्परेरी टू
अलेक्जेंडर। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी कर लिया है, ये रिपीट है। तो आप लोग इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। खैर वह इसका आंसर मैं बता ही देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका ये धनानंद, तो सबसे अंतिम रूलर था नंद डायनेस्टी का। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर परमानेंटली मेड पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ मगध। ये THE होगा दी। सो क्वेश्चन है कि किस राजा ने, किस रूलर ने पाटलिपुत्र को परमानेंट तौर पे मगध की राजधानी बनाई थी। मगध की राजधानी हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले गिरिब्रज था, उसके बाद फिर जाकर के पाटलिपुत्र बना था। लेकिन पाटलिपुत्र के बाद भी इसकी जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली बनाया गया था, वैशाली। जिसके बाद वापस से वैशाली से इसका जो राजधानी है वो परमानेंट यानी कि हमेशा के लिए जो है वो लाया गया था पाटलिपुत्र यानी कि पटना में। तो वो रूलर कौन था जिसने ऐसा किया था? ऑप्शन है आपके शिशुनाग, अजातशत्रु, बिंबिसार या फिर कालाशोक। सो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कालाशोक। कालाशोक ने पाटलिपुत्र को परमानेंट तौर पर मगध का कैपिटल बना दिया था। जब शिशुनाग आया था तब इसने जो मगध का कैपिटल है वो गिरिब्रज से हटा करके, सॉरी पटना से यानी कि पाटलिपुत्र से हटा करके वापस नहीं बल्कि पहली बार जो है वो वैशाली ले गया था। यानी कि शिशुनाग ने मगध का जो कैपिटल है उसको पटना से हटा करके, पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली ले गया था। और जब शिशुनाग के बाद जब कालाशोक का डिवीजन आया, कालाशोक का पीरियड आया, तब इसने क्या किया कि जो कैपिटल है मगध की उसको वैशाली से वापस पाटलिपुत्र ले आया और उसके बाद ये परमानेंट तरीके से, परमानेंट तौर पर मगध का कैपिटल बना रहा। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी वाज, यानी कि नंद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? इसका आंसर आप लोग बिल्कुल दे सकते हैं। नंद डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो है महापद्म नंद। काफी आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच रूलर ऑफ मगध क्लेम्ड टू बी इकारथ द सोल सॉवरेन हु हैड डिस्ट्रॉयड ऑल द रूलिंग प्रिंसेस। सो कौन सा रूलर था मगध का जिसने अपने आप को इकारथ घोषित किया हुआ था? इकारथ का मतलब सोल, इकारथ का मतलब है कि उसने अपने समय के जितने भी राजा थे उन सब को हरा दिया था बिल्कुल, और वो एक अकेला राजा पूरे रीजन में वो बना हुआ था, इसीलिए इसको बोलते हैं इकारथ। इकारथ का मतलब होता है सोल सॉवरेन हु हैड डिस्ट्रॉयड ऑल अदर रूलिंग प्रिंसेस। इसने आसपास के जितने भी रूल करने वाले जो प्रिंसेस हैं उन सबको हरा दिया, जितने भी राजा थे उन सबको हरा दिया था बिल्कुल, उसको इकारथ बोला जाता है। तो वो कौन सा रूलर था मगध का जिसने अपने आप को इकारथ घोषित कर दिया था? क्या वो अजातशत्रु था, बिंबिसार था, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर महापद्म नंद? दोस्तों जब पीछे के चैप्टर्स में मैं डिस्कस कर रहा था, इन सब दूसरे चैप्टर को जब मैं डिस्कस कर रहा था तब मैंने बताया था एक रूलर के बारे में जिसने अपने समय के जितने भी क्षत्रिय रूलर्स थे, जितने भी क्षत्रिय थे, उन सब को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, बिल्कुल ही हरा दिया था, निस्तो नाबूद कर दिया था। तो वो रूलर कौन था? अगर आपको याद होगा तो आप इसका आंसर बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने पिछले चैप्टर्स अगर पढ़ा हुआ है तो मैंने बात किया था, और वो था महापद्म नंद। महापद्म नंद एक बहुत ही एम्बिशियस राजा था, बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस राजा था। और उसने क्या किया था कि अपने समय के जितने भी क्षत्रिय राजा थे, चाहे वो इक्ष्वाकु वंश के थे या फिर पंचाल थे, कुरुस थे, जितने भी थे उस वक्त के सारे क्षत्रिय राजाओं को उसने बिल्कुल हरा दिया था, बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। इसीलिए उसने अपने आप को इकारथ जो है वो घोषित कर लिया।
तो इसका आंसर हो जाएगा महापद्म नंद। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट वाज एनेक्स्ड बाय बिम्बिसार आफ्टर डिफीटिंग ब्रह्मदत्त। किसने जो है वो ब्रह्मदत्त को हरा करके कौन सा स्टेट है जिसको कि बिम्बिसार ने जीता था ब्रह्मदत्त को हरा करके। ब्रह्मदत्त को हराने के बाद बिम्बिसार ने कौन सा स्टेट जो है वो उसको जीत लिया था और मगध में उसको मिला लिया था। क्या वो अवंती था, कलिंगा, कोसला या फिर अंग प्रदेश। अवंती दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट, उस वक्त भी एक काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट स्टेट था। इसका मगध के साथ लगभग 100 साल तक जो है वो वॉर होता आया था। तो इसको तो बिम्बिसार ने नहीं हराया था। कलिंग भी इसका आंसर नहीं होगा, कोसला भी नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर होगा अंग प्रदेश। अंग प्रदेश को बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को हरा करके मगध में मिला लिया था। अवंती को अजातशत्रु ने मिलाया था और कलिंगा को भी सबसे पहले हराने वाला जो रूलर था वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में आएगा, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा अंग प्रदेश। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अभी इसमें और भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस है जिसको हम लोग आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी कि ठीक इसके बाद इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम लोग बाकी बचे हुए लगभग अभी भी कम से कम 12 से 15 एमसीक्यूज है वो बचे हुए हैं इस चैप्टर का, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। इसका पार्ट 2 आएगा, इसमें हम लोग उसको कवर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सो इट इज द एंड ऑफ द वीडियो, द एंड। इसका पार्ट 2 बिल्कुल आएगा, कुछ टाइम में पार्ट 2 भी अपलोड हो जाएगा, जिसमें बाकी के बचे हुए जो एमसीक्यूज है लगभग 10 से 15 एमसीक्यूज अभी बचे हुए हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये जो पूरे के पूरी जो वीडियो सीरीज आ रही है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आने वाले बीपीएससी एग्जाम्स के लिए, जैसे कि छाछाटी बीपीएससी आने वाली है। ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और साथ ही साथ बिहार रिलेटेड काफ़ी सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शंस अक्टूबर में होंगे और इलेक्शंस है तो एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल आने ही वाले हैं। सो आप बिल्कुल इस वीडियो लेक्चर को या फिर सीरीज़ को बिल्कुल फॉलो कीजिए। इसको सारे चैप्टर जो अगर आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, जो पिछले चैप्टर्स हैं, आप उसको पढ़ें बिल्कुल। ऊपर आई बटन को क्लिक करके क्या आप उसके लिंक जो है वो मिल जाएगा आपको वहाँ से, और वहाँ से आप चैप्टर्स को आप रीच कर सकते हैं। तो आप उन चैप्टर्स को भी पढ़िए। अगर आप उन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद अगर ये एमसीक्यूज करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, काफ़ी इंफॉर्मेटिव अगर आपको लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें बिल्कुल, क्योंकि आप अगर इसको शेयर करेंगे तो बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी इस वीडियोस का एक्सेस हो पाएगा और वो भी अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी से कर पाएंगे। और आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, उसका बिल्कुल आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर आपके कुछ सुझाव हैं इस वीडियो सीरीज़ को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के, तो आप बिल्कुल उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताएं। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप जितना ज़्यादा कमेंट करते हैं तो उतना ही ज़्यादा मेरे लिए एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मेरे इस वीडियो सीरीज़ से, लेक्चर से किसी को तो फ़ायदा हो रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करें। सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन को बिल्कुल दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो भी अपलोड किए जाएंगे चैप्टर्स या फिर लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे तो उसका बिल्कुल तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप इस लेक्चर को बिल्कुल जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें और भी काफ़ी अच्छी वीडियो सीरीज जो है वो शुरू की जाने वाली है। जैसे कि अभी
LDC SSC LDC को लेकर के एक वीडियो सीरीज जो है इसमें शुरू किया जाने वाला है, तो वो भी आप अच्छे से एक्सेस कर पाएंगे। जब भी वो वीडियोस अपलोड की जाएंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियोस के लिए आप बिल्कुल वेट कीजिए, वो बिल्कुल आएंगे और आगे और भी MCQs हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय।